नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे भारत में संविधान का निर्माण। ए टू जेड बातें पढ़ेंगे हम। इससे पहले भारत की संवैधानिक विकास यात्रा हमने पढ़ी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जितने भी एक्ट बने वो सब हमने कंटिन्यू पढ़ा। अब देखेंगे कि ये संविधान की अवधारणा कहां से आई, कैसे संविधान बनाने का विचार आया, क्या भारतीयों की देन थे या अंग्रेजों ने बोला। एक एक चीज हम इसमें कंटिन्यू पढ़ेंगे। और जिसने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख भी सकते हैं। ये हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिलेगा। और अब जो है आज का जो वीडियो मिलेगा ये कहां रहेगा, संविधान की प्लेलिस्ट में, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में। ठीक, तो सबसे पहले इसका उत्तर ढूंढेंगे हम भारतीय इतिहास में। संविधान के निर्माण की बात करें तो देखो, सबसे पहले यदि संविधान किसी देश में लागू किया गया लिखित, तो वो कहां पर, अमेरिका में 1789 अमेरिका में लिखित संविधान लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और इस अधिनियम में यह कंडिका थी कि हर 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा होना था। 9 में हुई, 9 में बना पार्लियामेंट, 19 में बना, अब कब होना था, 29 में। 10 वर्ष में समीक्षा होना था। लेकिन चूंकि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे इसलिए 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन का गठन किया, साइमन आयोग का गठन किया। साइमन आयोग 7 सदस्यीय आयोग, अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। और सबके सब अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों को इससे न्याय की जरा से भी उम्मीद नहीं थी। जब 1928 ईस्वी में यह आयोग भारत पहुंचा तो इसका विरोध किया गया। अलग अलग जगह समिति बनाकर अलग अलग जगह से इसका विरोध किया गया और काले झंडे दिखाए गए, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। जो लाहौर है वहां पर कौन विरोध कर रहे थे, लाला लाजपत राय, पंजाब प्रांत है, तो वहां लाला लाजपत राय उसका विरोध कर रहे थे और लाठीचार्ज में घायल हुए और उनकी डेथ हो गई। तो इस प्रकार साइमन कमीशन असफल हुआ और उसे वापस जाना पड़ा। तब ब्रिटिश सरकार ने ये चेतावनी रखी भारत के सामने, भारतीय राजनेताओं के सामने एक चुनौती दी इनको कि तुम्हारे लिए कोई सुधार कार्य करो तो मानते नहीं हो, यहां से प्रतिनिधि मंडल भेजो तो तुम उसका विरोध करते हो। तो एक काम करो, तुम खुद ही अपने लिए एक संविधान बना लो जो सबको मंजूर हो, सबको मंजूर होना चाहिए। लेकिन अब उसका किसी के द्वारा विरोध नहीं होना चाहिए। और इस चुनौती को किसने स्वीकार किया, पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू। और 1928 में क्या आई उनकी, नेहरू रिपोर्ट। तो ये पहली बार संविधान के बारे में बात हुई 1928 में कि नहीं, अब हमें अपना संविधान खुद बनाना चाहिए। ये बात यहां पे उठी। और फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग द्वारा इसका विरोध किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा इसका विरोध किया, विरोध शुरू हो गया। फिर गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन, पहला, दूसरा और तीसरा, क्रमशः 1930, 1931 और 1932 गोलमेज सम्मेलन। और इसमें भी यही निष्कर्ष निकाले जा रहे थे कि भारतीयों के लिए संविधान कैसे बनाया जाए, नियमावली कानून कैसे बनाए जाए, इसी की बात हो रही थी। सब इसमें यही बातें आई थी। और अंतिम रूप से निर्णय कौन सा,
अंतरिम सरकार। तो आज का हमारा जो टॉपिक शुरू होगा पढ़ने का वो होगा अंतरिम सरकार से। अंतरिम सरकार कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन कब? 2 सितंबर 1940। 1946। और इससे पहले क्या? इससे पहले 2 सितंबर 1946 से पहले कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों है भारत? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे। ब्रिटिश सरकार को आजादी देना ही था, तय कर लिया था कि अब इनको आजादी देना है। मजदूर दल की वहां पर सरकार बन गई और उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा कि आप जाओ और वहां का मामला सेटल करके आ जाओ, जैसे तैसे व्यवस्थित करके आ जाओ। छोड़ के तो जा नहीं सकते थे, छोड़ के चल जाते तो यहाँ पर अव्यवस्था हो जाती। तो वो प्रशासनिक कुशलता के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था करना चाहते थे। और कैबिनेट मिशन भारत में आए, लेकिन यहां मांग अलग थी। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? भारत विभाजन। और कैबिनेट मिशन इस बात को स्वीकृति नहीं दे रहा था। कैबिनेट मिशन इस बात को स्वीकृति नहीं दे रहा था, उसमें उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया था भारत विभाजन की, तो असफल हो गया और वापस जा रहा था। 29 जून 1940 कैबिनेट मिशन की वापसी। और तब जो है 16 अगस्त 1946, एक घटना ये भी महत्वपूर्ण है। 16 अगस्त 1946 कोई बताए क्या है ये? पढ़ा है हम लोगों ने सब। 16 अगस्त 1946 हाँ, दीक्षा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और क्या हुआ? दंगे। ठीक, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और इसके बाद में जुलाई 1946 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने और 25 जून 1946 को 6 जून 1946 और 25 जून 1940। 6 जून को किसके द्वारा? मुस्लिम लीग और 25 जून 1946 को कांग्रेस द्वारा क्या किया गया? कैबिनेट प्रस्ताव की स्वीकृति। और इन्होंने तय हो गया कि अब जो है कैबिनेट मिशन ने जो बोला वो मान लेंगे। मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि हमने इतना ये कुछ किया है, अब चुनाव होंगे तो हमें तो वोट मिलेंगे, हमने इतना अच्छा बंदोबस्त कर लिया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के माध्यम से कि अब तो हमारी अच्छी सीटें आ जाएंगी। अब चुनाव होंगे। अब क्या होंगे? चुनाव। काय के लिए?
अंतरिम सरकार के लिए चुनाव होंगे। और चुनाव कब हुए ये? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में चुनाव, जुलाई 1946 में चुनाव। और चुनाव की स्थिति यदि देखें तो कांग्रेस को कितनी मिली? कांग्रेस, ये याद रखना है बराबर, अमरदीप पता? 208। कांग्रेस को कितनी मिली है? 208। और मुस्लिम लीग को मिली है 73। मुस्लिम लीग को कितनी मिली है? 73। मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 73। और 8 निर्दलीय, 8 सदस्य निर्दलीय। निर्दलीय कितने सदस्य थे? 8। और एक एक सीट जो है, मतलब कुछ ऐसे भी दल थे जिनको एक एक सीट मिली थी, और ऐसे दल थे 7, ऐसे 7 जिनको एक एक सीट मिली हुई थी। अब मुस्लिम लीग को सीटें यहां पे बहुत कम मिली और मुस्लिम लीग द्वारा पुनः इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि अब हम सरकार नहीं बनाएंगे। बस उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, बांटो और छोड़ो, विभाजन होना बहुत जरूरी है। अब कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार बनाने की जो घोषणा हुई है 24 जुलाई 1946, अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा, अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा 24 जुलाई 1946। और कितने मेंबर होना था इसमें? टोटल 13। अंतरिम सरकार में कितने सदस्य होना था? 13 सदस्य होना था। और उसमें से मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। और मुस्लिम लीग जो है प्रारंभ में इसमें शामिल नहीं हुई। कितने सदस्य होना था मुस्लिम लीग के? 5 सदस्य होना था। लेकिन क्या हुआ, मुस्लिम ये जो कांग्रेस थी, इन्होंने क्या किया, कुछ सदस्य जो मुस्लिम सदस्य थे वो कहां से रख दिए? कांग्रेस से रख दिए। और मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम सदस्य सिर्फ मुस्लिम लीग से ही हो। और इस बात को लेकर कांग्रेस बोल रही थी कि हमारी पार्टी जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, कोई हिंदू वाली पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो सदस्य थे उसमें से एक सिख को, एक पारसी को, ऐसे सदस्य उन्होंने उतार दिए, और मुस्लिम सदस्य भी। तो इस बात को लेकर विवाद हुआ और मुस्लिम लीग जो है अब उसमें शामिल होने को तैयार नहीं थी। लेकिन लॉर्ड वेवल के प्रयास से, लॉर्ड वेवल, अब ये क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कौन थे उस समय? लॉर्ड वेवल। वायसराय कौन थे? वेवल। लॉर्ड वेवल के प्रयास से, लॉर्ड वेवल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल, अंतरिम सरकार में शामिल, क्योंकि कांग्रेस ने उनके लिए 3 सीट छोड़ के सरकार बना ली थी और बोला था जब चाहे तब आ सकते हैं। तो अब वेवल ने समझा और मुस्लिम लीग को समझ में आया, पहले सरकार तो बनी हुई है, हम रहे या न रहे, तो उससे बेहतर है कि हम इसमें शामिल ही हो जाते हैं।
उसके अध्यक्ष कौन थे अंतरिम सरकार के? रवि सर आप बताइए, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट। हाँ आप बता। दीक्षा, माउंटबेटन। क्योंकि ये जो प्रोसेस चल रही थी ना, उतने में ही लॉर्ड वेवल का ट्रांसफर हो गया और कौन आ गए? माउंटबेटन। तो जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? अंतरिम सरकार का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अब इसके सदस्यों को हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि किसके पास कौन सा पद था, हमें बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं। माउंटबेटन अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, और क्या था? विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल इनके पास में था। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। बलदेव सिंह, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह कौन थे? रक्षा मंत्री। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और उन्हीं के जन्मदिन को 11 नवंबर को शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस 11 नवंबर है शिक्षा दिवस। और 5 सितंबर शिक्षक दिवस। और आज क्या है? 3 जनवरी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी है आज। इंटरनेशनल एजुकेशन डे, टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे भी है आज, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी है। तो प्रथम जो अंतरिम सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे, क्या नाम बताया उनका? सी राजगोपालाचारी। खनिज एवं बंदरगाह सी एच भाभा, खनिज एवं बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे? कृषि एवं खाद्य। राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य। अरुणा आसफ अली रेलवे मंत्री। अरुणा आसफ अली रेलवे मंत्री थी। जगजीवन राम श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। तो ये जो 10 सदस्य थे, ये थे कांग्रेस के, ये काय के थे? कांग्रेस के। और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के। लियाकत अली खान वित्त मंत्री, आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री। इनके विषय में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 लोग ऐसे थे जो हिंदू थे और मुस्लिम लीग से चुने गए थे। तो एक है जोगेंद्र नाथ मंडल, ये भी मुस्लिम लीग से चुने गए। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार, ये कौन से मंत्री थे? कौन से मंत्री? बाद में इन्हें संचार मंत्रालय दिया था। संचार मंत्रालय के पहले गृह मंत्री, सूचना मंत्रालय, प्रसारण मंत्रालय सब किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर गजनफर अली खान, ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्वास्थ्य मंत्री। कौन थे ये? स्वास्थ्य मंत्री। तो इस तरीके से अंतरिम सरकार का गठन, और कहीं ना कहीं सरकार बनी और संविधान की बात उठी।
नियम कानून की इनके द्वारा बात की गई। अब हम सीधी सी बात करते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। तो ब्रिटिश पीएम कौन थे? एटली। और कब बने थे ब्रिटिश पीएम? ये बने थे 26 जुलाई 1945। 26 जुलाई 1945। 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली ब्रिटिश पीएम बने। क्या इतिहास है एटली का भारत से जुड़ा हुआ? ऑनलाइन वाले बताएं जरा। गुड, बहुत ही शानदार। हम इतिहास पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ आप सही बोल रहे हैं। बोले दूसरे। साइमन कमीशन, 7 सदस्यीय जो साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ था, 1928 में भारत आया था, उसके ये सदस्य थे। और भारत की परिस्थितियों से, यहाँ की परेशानियों से अच्छे से ये वाकिफ थे। साइमन कमीशन के सदस्य थे। और पीएम बनने के पहले भारत की यात्रा पर ये आ चुके थे। पीएम बनने से पहले भारत की यात्रा पर आ चुके थे। कब आए थे? 1928 साइमन कमीशन के समय। 15 फरवरी 1946। 15 फरवरी 1946। 15 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 3 सदस्यीय दल भारत जाकर भारतीय नेताओं से चर्चा कर संविधान बनाने के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और इसी आधार पर 23 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। यहां आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पहले भी हमने पढ़ा कैबिनेट मिशन, फिर दोबारा, फिर तब हम अंतरिम सरकार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, इसलिए कैबिनेट मिशन के पास जाना पड़ा। और अभी संविधान की बात कर रहे हैं तो हमें कैबिनेट मिशन के पास जाना पड़ा। तो कब? 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन के सदस्य कहां पहुंचे थे? दिल्ली पहुंचे। और इसमें 3 सदस्य थे। शांतनु जी बताओ पहले नंबर का सदस्य। शांतनु जी। पैथिक लॉरेंस ये चेयरमैन थे। पैथिक लॉरेंस। एबी अलेक्जेंडर। और तीसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स। वही क्रिप्स मिशन वाले।
1942 वाले। तो ये 3 सदस्यीय दल जो है भारत में पहुंचा कैबिनेट मिशन। जैसे उन्होंने घोषणा की थी, घोषणा कब की थी? 15 फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन का गठन किया 23 मार्च 1946 को दिल्ली में ये पहुंच गए। चेयरमैन कौन थे इसके? पैथिक लॉरेंस। ये 3 नाम दिए रहते हैं। अब पूछा जाता है इसके चेयरमैन कौन थे, है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया है। शांतनु जी से इसलिए पूछा क्योंकि उन्होंने एक बार बोला था कि ये क्रिप्स थे करके, इसलिए मैंने पूछा था उनसे। लेकिन शायद अभी वो गुटखा थूकने के लिए गए होंगे, तो कोई बात नहीं, चलता है। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट दी इन्होंने, कोई बता सकता है कब दी थी? हाँ जी, 1946 में ही देंगे वो, लेकिन हम तो तारीख पूछ रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन वाले जी, गुड, बहुत ही शानदार। 16 मई 1946, 16 मई 1940 से डेट बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो भी पढ़ रहे हैं ना वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जाम यदि मेंस में भी लिख रहे हो और ये डेट, ऐसी डेट यदि हम शो करते हैं डाटा फैक्ट उसमें, तो हमारा आंसर जो है बड़ा वैलिड बन जाता है। नहीं तो फिर कितनी भी कथा कहानी लिख के आता है 2 पेज की, कोई मतलब उसका नहीं होता। तो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की उन्होंने? 16 मई 1946, 16 मई 1946। फिर चुनाव वगैरह हमने पढ़ लिया। कितने सदस्यों के लिए चुनाव होना था इसमें? अब इसमें संविधान सभा की स्थापना की बात की, क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा का जो गठन हुआ है किस आयोग की अनुशंसा पर हुआ है? कैबिनेट मिशन। क्या क्वेश्चन है? संविधान सभा का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर हुआ है? कैबिनेट मिशन। और इन्होंने बोला था कि संविधान बनाया जाना चाहिए और 389 सदस्यीय संविधान सभा की बात की थी। ये कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यीय? 389 सदस्यीय संविधान सभा की बात की थी कि एक संविधान सभा का गठन हो जिसमें 389 सदस्य होना चाहिए। और ये सदस्यों का चुनाव कैसे होना था? सदस्य अलग अलग कैटेगरी से आना था। 389। तो सबसे पहले ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए सदस्य, ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए सदस्य कितने थे? 292। 292। ये क्वेश्चन उलझाने वाले रहते हैं। ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए सदस्य कितने? 292। देशी रियासतों से, देशी रियासतों से कितने? 93। और चीफ कमिश्नरियों से, चीफ कमिश्नरियों से कितने? 4। और टोटल कितने होते हैं ये? 389। टोटल कितने हो गए? 389। अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें निर्वाचित सदस्य कितने थे? हाँ जी, आप दोनों से नहीं पूछूंगा, आप अपना काम करो। अनूप कुमार, एक क्वेश्चन पेपर उतना वो उसी यूनिट में से था ना यार, वो जो एक तो कितने? 389। अब इसमें से निर्वाचित सदस्य कितने थे? निर्वाचित सदस्य, हंसो मत, दांत अच्छे हैं मुझे पता है। रवि सर, ऑनलाइन वाले
296। नंदन जी आपकी आवाज है ये, बहुत ही अच्छा बोलते हैं आप। 296, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए सदस्य 292 और चीफ कमिश्नरियों से 4 सदस्यों का चुनाव होना था। तो निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? 296। और ये जो 93 सदस्य है ये मनोनीत होने वाले हैं, मनोनीत होने वाले हैं। जो राजा महाराजा थे, देसी रियासत के प्रमुख होते थे, उनको बोला था आप खुद बन जाओ या अपने किसी रिश्तेदार को, साले को, जीजा को, मामा को, ताऊ को, जिसको बनाना चाहते हो उसको बना दो, मनोनीत होता था। और ये 296 सदस्य निर्वाचित होना था। और निर्वाचन भी कैसा? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना था, ये भी पता होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। कितनी सदस्य संख्या पर एक सदस्य? 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखी गई थी। 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखी गई थी। अब सीटों का बंटवारा भी आरक्षित 3 वर्गों में बंटवारा था। 3 वर्गों में सीटें बटी हुई थी। कोई बता सकता है साधारण के लिए कितनी थी? ऑनलाइन वाले, सामान्य सदस्यों के लिए? हम ऑनलाइन वाले नहीं है क्या ना? हाँ, अमरू बजाओ डमरू। तो साधारण सदस्यों के लिए सीटें थी 213। साधारण के लिए, साधारण सदस्यों के लिए 213, मतलब अनरिजर्व, ओपन जिसे कहेंगे। और मुस्लिम वर्ग के लिए रिजर्व थी, मुस्लिम के लिए रिजर्व थी 79। और तीसरा रिजर्वेशन दिया था सिख, सिख को। और कितनी सीटें थी? 4। कितनी सीटें थी? 4। हो रहे 296। तो निर्वाचन 296 सीटों पर। निर्वाचन की पद्धति क्या? और प्रत्यक्ष 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों का निर्वाचन। समझ में आ रहा है आपके पक्कों में? अब संविधान सभा के चुनाव हमने देख लिए थे, पढ़ा था ना? पढ़ लिया अपन नहीं? निर्वाचन कांग्रेस की सीटें कितनी आई थी? बार बार मत लिखो, हमने पढ़ लिए थे। 208। कांग्रेस की कितनी आई थी? 208। मुस्लिम लीग कितनी आई थी? 73। मुस्लिम लीग की 73। और निर्दलीय कितने थे? 8। निर्दलीय हमने पढ़ लिए 8। 7 पार्टियां ऐसी थी जिसकी एक एक सीट आई हुई थी। अब वो 7 पार्टियां, कृषक प्रजा पार्टी 1 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट, कृषक प्रजा पार्टी 1 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट, यूनिस्ट पार्टी 1 सीट, यूनिस्ट मुस्लिम लीग 1 पार्टी 1 सीट, यूनिस्ट अनुसूचित जाति 1, यूनिस्ट अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, सिख 1। हो गई 7 पार्टियां। सिख कितनी? 1। अब
मैडम आपसे पूछ रहा हूं मैं, अरे ये सिखों के लिए 4 सीटें आरक्षित थी, एक ही कैसे आई? मुस्लिम के लिए 79 थी और 73 ही आई। ये जो सीटें आरक्षित थी ना, ये पार्टी के लिए नहीं थी, ये किसके लिए थी? समुदाय के लिए थी। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम सदस्य उतार दिए, सिख सदस्य कांग्रेस पार्टी से उन्होंने उतार दिए। तो अलग से जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां थी जो उस वर्ग को बिलोंग करती थी, उनकी सीटें क्या हो गई? कम हो गई। जैसे अभी भी होता है, जैसे SC ST का आरक्षण तो रहता है, लेकिन सीटें किसकी रहती है? बीजेपी की या कांग्रेस की? बीजेपी या कांग्रेस की। तो ऐसे ही उस समय भी हुआ था। बात एकदम क्लियर हो गई। तो जो सीटें आरक्षित थी वो समुदाय के लिए थी और चुनाव पार्टी बेस पे हुए थे। चुनाव किस आधार पे हुए थे? पार्टी बेस पे हुए थे। अब ठेठ हम पहुंच जाते हैं संविधान सभा के पास। सीधा संविधान सभा। शुरुआत में कितने सदस्य? 389। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर कितने सदस्य? 389। आपको याद है? 389 पक्का? ठीक है, मैं भूल जाए तो मुझे बताना, क्योंकि मैं आगे भूल जाऊंगा, आपसे पूछूंगा, याद रखना बराबर। और अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा। किसने की थी इसकी अनुशंसा? अंकित भूल गया यार, बता। कैबिनेट मिशन ने की थी। कैबिनेट मिशन ने की थी। ठीक है, अब संविधान सभा का उद्घाटन। संविधान सभा का उद्घाटन। अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तो फिक्स हो गई, 389। चुनाव हुए बाकायदा 296 सदस्यों के, ठीक है, और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत हुए थे। टोटल 389 सदस्य। तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940। आप बताएंगे कृष्णकांत जी के कहाँ हुई थी? लंदन? हाँ, कहाँ हुई थी? कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कहाँ पर हुई? दिल्ली में चोरी हो गया ना। तब तक दिल्ली जो है वो आ चुका था। 1911 में घोषणा कर दी थी और 12 में ये राजधानी बन चुका था। कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई सब दिल्ली से छोटे हो रहे थे धीरे धीरे। तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय सभागार में, केंद्रीय सभागार में कौन से दिन हुई थी बैठक? दीक्षा? हाँ, कौन से दिन हुई थी बैठक? दिन पूछ रहा हूं मैं। सोमवार के दिन हुई थी। कब हुई थी? सोमवार के दिन। ठीक। कितने बजे हुई थी? नहीं जी, 12 बजे तो लंच हो जाता है, दोपहर हो जाती है। दोपहर में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, शुरुआत तो नहीं करना चाहिए। भर दोपहरी में बोलते हैं, या तो पहले कर लो या फिर बाद में कर लो। तो ये हुई थी 11 बजे। तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय सभागार में सोमवार के सुबह 11 बजे संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक हुई और क्या हुआ? प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष। अभी भी होता है, नई संसद जब चुन के जाती है तो पहली बैठक में अध्यक्ष उसे चुना जाता है जो सीनियर हो, उसको चुन लिया जाता है। वो शपथ वगैरह दिलाना उसका काम है। नए मंत्री जैसे ही गठित हो जाएंगे फिर वो बनेंगे सब कुछ। पहला तो यही इसका काम। तो ऐसे ही संविधान सभा के
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा, दादा सचिदानंद सिन्हा। सबसे बुजुर्ग अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये मेरे को थोड़ी मालूम शत्रु जी के कौन थे, बस इतना मालूम है कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा बन अस्थायी अध्यक्ष। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष। और दूसरी बैठक कब हुई रवि सर? 11 दिसंबर 1946। बहुत बढ़िया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक। अब स्थायी अध्यक्ष बने इसमें कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। बड़ा कंफ्यूजन है। संविधान की जननी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है ना? तो स्थायी अध्यक्ष भी लोग बाग उन्हीं को मान लेते और गलती कर देते हैं। नहीं, स्थायी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष बोला जाए तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर एकदम, किसी प्रकार का कंफ्यूजन मन में नहीं रखना। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष भी बन गए, ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष। और ये महोदय जी, इनका नाम आया था कब? 2020 के पीएससी में, और सबको बेहोश करके चले गए। HC मुखर्जी आया था ना, ये HC मुखर्जी उपाध्यक्ष। अब उसमें क्या पूछा था? मनोनीत थे, ठीक। और ऊपर से कौन से सदस्य? एंग्लो इंडियन, यही बोला था। मनोनीत हम एंग्लो इंडियन को करते हैं ना, मनोनीत एंग्लो इंडियन को करते हैं। अब ये कहीं से लग रहा है क्या एंग्लो इंडियन नाम से? नहीं, तो हमने इनको क्यों चुना? था? गलत कर दिया था ना सबने। इतना सा सोच लेते, इतना सा ये लगा लेते कि यार मनोनीत तो पूछा है, तो बात ही खत्म हो जाती। भाई उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई तो चाहिए था, इसलिए मनोनीत दूसरे को करेंगे। इनको तो नियुक्त किया है, चुना गया है इनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और एक और पद संवैधानिक सलाहकार, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। BN राव, संवैधानिक सलाहकार BN राव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार किया है कि संविधान निर्माण में यदि मुझे किसी का सहयोग मिला है तो वो है BN राव। ये संविधान के विशेषज्ञ थे, बहुत सारे देशों का इन्होंने संविधान पढ़ा था, बहुत सारे देशों का संविधान इन्होंने पढ़ा था। अब तीसरी बैठक पे चलते हैं। अब कब करना है आप ही बता दो। हाँ जी, 13 को कर देते हैं। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की अगली बैठक। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये अभी हम किस नाम से जानते हैं? उद्देश्य का प्रस्तावना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने? 13 दिसंबर 1946 किसने रखा?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अब इसे स्वीकार कब किया गया, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति मिली थी, यह भी बता सकते हैं ऑनलाइन वाले। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति मिली थी? गुड, 1947, 22 जनवरी, 22 जनवरी, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त हुई, सहमति प्राप्त हुई। अब यहां एक क्वेश्चन बनता है, हैदराबाद रियासत का क्वेश्चन था, ये मैंने उत्तर बता दिया। क्वेश्चन था, किस रियासत के एक भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा की बैठक? ये जो अभी तक पहली बैठक चली थी, देखो ये सब उसकी दूसरी बैठक, तीसरी बैठक ये मानेंगे, लेकिन संविधान सभा का ये पूरा एक सत्र था। तो किस रियासत के किसी भी सदस्य ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो किस रियासत के? हैदराबाद लिखेंगे। हैदराबाद रियासत का कोई भी सदस्य संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुआ था, शामिल नहीं हुआ था। अब 2-3 क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे, अब आप जवाब देना उसके। पहला क्वेश्चन किससे पूछूंगा मैं? अंकित से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं भूल जाऊंगा, मुझे याद दिलाते थे। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन के अनुसार। फिर दूसरी बात ये आती है, माउंटबेटन योजना के अनुसार बंद हुआ था। माउंटबेटन योजना के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? माउंटबेटन योजना 3 जुलाई 1947, 3 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा था। तो उसके अनुसार कितनी सदस्य संख्या थी उसे नोट करेंगे। तो उसके अनुसार सदस्य संख्या थी 324। 31 दिसंबर 1947, अगला पॉइंट है ये, 31 दिसंबर 1947 को भारतीय, अब पाकिस्तान अलग हो गया, अब भारत की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? किसी को पता है क्या ऑनलाइन? बिल्कुल सही है इनका, 299। 31 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299। क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग याद रखना है। और एक और पढ़ेंगे अपन, अंत में पढ़ेंगे, वो जब संविधान लागू होगा, अंतिम बैठक होगी 24 जनवरी को, तब कितने सदस्य उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, अंतिम डाटा तब हम पढ़ेंगे। अब हम यहां पढ़ते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति और इसकी भी बड़ी स्टोरी है। प्रारूप समिति की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव। और उनको पता था कि संविधान का काम यदि पूरा करना है तो इसमें यह शख्स होना चाहिए, और उस शख्स का नाम था डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर। लेकिन वो पहली बार जब चुनाव लड़े, संविधान सभा के जो होना था, जो घोषणा की थी, उनके अनुसार चुनाव लड़े बॉम्बे प्रांत से, और वो चुनाव हार गए। अब क्या किया जाए? तो मुस्लिम लीग की सहायता से वो कहां से चुनाव लड़े? पश्चिम बंगाल से, पूर्वी बंगाल से, ढाका से, पूर्वी बंगाल से, वहां से चुनाव लड़े, जीते भी चुनाव हो। लेकिन जैसे ये भारत का विभाजन हुआ तो वो सीट कहां चली गई? पूर्वी बंगाल में। फिर वो सदस्य संविधान सभा में नहीं रहा। अब इन्होंने क्या बोला? बी.एन. राव साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बोला कि वो सदस्य तो मुझे चाहिए, वो सदस्य संविधान सभा में चाहिए, संविधान बनाना है हमें, क्या किया जाए? तो बंबई में जो एक सदस्य थे उनको इस्तीफा देने लगाया और वहां से इनको मनोनीत किया गया, जैसे राज्यसभा के सदस्य होते ना, उस तरीके से इनको मनोनीत किया गया। और फिर इनको संविधान सभा में लाना है तो क्या? प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को निर्णय लिया गया था। प्रारूप समिति का गठन की तारीख हम अगली पढ़ेंगे। 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने निर्णय लिया कि संविधान निर्माण के लिए समितियां बनाई जाएं और 29 अगस्त, ये तारीख याद रखना, 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन। पीएससी का मेंस का देखो आप, पीएससी मेंस 2014, 2015, 2016 कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या, नाम पूछे गए, प्रारूप समिति। एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, उस समय तो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था, और मुझे तो प्रारूप समिति पता था। ड्राफ्टिंग, वो हिंदी में भी ड्राफ्टिंग ही लिख दिया और इंग्लिश में भी ड्राफ्टिंग ही लिख दिया, और गलत कर क्या लिखा, तो ऐसा ना भी। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी दोनों ही। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। क्या काम था इनका? उद्देश्य क्या था इसका? लाइन अप करना संविधान को, है। अब इतनी सारी बैठकें हुई, ये सब विचार विमर्श हुआ है, हर बैठक के 15-15, 20-20 कागज आए हैं। अब ये गट्ठे के गट्ठे बंधे हुए हैं। अब इतना का इतना तो संविधान नहीं हो सकता, उसको क्या करना है? सिस्टमैटिक तरीके से रखना है, ठीक। तो उद्देश्य क्या था? संविधान को अंतिम रूप प्रदान करना। संविधान को अंतिम रूप प्रदान करना। उद्देश्य क्या था? संविधान को अंतिम रूप प्रदान करना। संविधान को अंतिम रूप प्रदान करना। सदस्य कितने थे इसमें? 1 + 6, टोटल कितने हो गए? 7। 1 + 6 टोटल कितने हो गए? 7। तो सबसे पहले नंबर पे बी.आर. अंबेडकर, ये कौन थे? चेयरमैन, अध्यक्ष। दूसरे नंबर पे गोपाल स्वामी अयंगर,
गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर लिख लो, कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे के एम मुंशी, के एम मुंशी। पांचवे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। छठवें नंबर पे बीएल मित्र, बीएल मित्र। इसके आगे भी लिखेंगे। अब उन्होंने, उनका खराब स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, इस्तीफा दे दिया इन्होंने। किसने? बीएल मित्र, खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया। तो फिर यहां पर नए एन माधवराव इनकी जगह चयनित किए गए। एन माधवराव का चयन किया गया, एन माधवराव का चयन किया गया। क्लियर एकदम। अब सातवें सदस्य डीपी खेतान, सातवें सदस्य डीपी खेतान, डीपी खेतान। और इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जगह पर कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया, कृष्णमाचारी। क्लियर हो गया। संविधान की प्रारूप समिति किसकी अनुशंसा पर बनी थी? ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव। एक छोटा सा कहीं छूट गया था, ये जो संविधान सभा के सदस्य जो चुने गए थे, कितने थे? 246। कितने पे चुनाव, कितने पर हुआ था? 296 सर जी, 296 सदस्य। उसमें एससी के थे 26 और एसटी के मेंबर थे 33। ये याद रखना, एससी के सदस्य 26 और एसटी के मेंबर थे 33। ये उधर लिखना, इधर नहीं। जहां संविधान सभा के सदस्य लिखे थे ना अपन ने, वहां कहीं नोट करना, एससी के 26 और एसटी के 33। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। 26 और एसटी के 33, एसटी के 33। ठीक। अब ये जो इनका उद्देश्य, इनका काम क्या था? संविधान को अंतिम रूप प्रदान करना। और इन्होंने पहली रिपोर्ट जो है वो संविधान सभा के सामने रखी। कब? 21 फरवरी 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट डॉक्टर किसको सौंपी होगी? राजेंद्र प्रसाद को सौंपी। 21 फरवरी 1946 को रिपोर्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन? संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष। और उन्होंने बोला कि 8 महीने के अंदर इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। 8 महीने के अंदर इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। संविधान सभा भारत में जब भी कोई कानून बनता है तो उसके कितने वाचन होते हैं? 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन। तो इसमें भी 3 वाचन हुए, 3 चरण बोलते हैं इसे, 3 चरण या वाचन, 3 चरण या वाचन, पहला, दूसरा और तीसरा।
जो पहला चरण हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वचन 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949। और जो तीसरा वचन हुआ है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। क्या किया था इस दिन संविधान को दीक्षा? हाँ जी, तीसरा वाचन 14 नवंबर से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। क्या किया था इस दिन संविधान को? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, हाँ, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, एकीकृत, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया है। तो संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी को। बना कब? 26 नवंबर 1949 को। अभी हम देखते हैं कि इस दिन को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में कब से मनाते हैं? 2015 से। 2015 से पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे संविधान दिवस मनाने की बात की है। तब से पहले कानून दिवस, पहले क्या बोलते थे इसे? कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। और अब किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। कितना समय लगा ये तो सबको पता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब अंकित को तो ये भी पता है कि इसमें कितने रुपए खर्च हुए? 64 लाख, लगभग 64 लाख, है ना। तो इस संविधान को बनाने में जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 63,96,729 रुपए। कितना? 63,96,729 रुपए, अर्थात लगभग 64 लाख रुपए। अब तो एक छोटा सा पुलिया बनाए तो करोड़ों रुपए सैंक्शन होते हैं, है ना। तो जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था तब उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। 22 भाग थे। 22 भाग थे। क्लियर हो गया? कितने अनुच्छेद लागू कर दिए थे 26 नवंबर को? 15 अनुच्छेद। 15 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। अब कौन कौन से हैं ये जो अनिवार्य थे? एकदम 5, 6, 7, 8, 9। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 366, 367, 366, 367, फिर 379, 380,
88, 388, 388, कितने हो गए? 12 हो गए, 12 हो गए ना। 3 बचे हैं, कौन से? 91, 92, 93। मतलब कौन सा 91? 391, 392, 393, 391, 392, 393, 393। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और 15 अनुच्छेद सांकेतिक रूप से उसी दिन लागू कर दिए गए। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? पीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। कितनी महिला सदस्य थी? ये तो सबको पता होगा। शांतनु जी आप नहीं बोलोगे। अब बताइए दूसरा कोई, कितनी महिला सदस्य थी? 15 ठीक है। 15 महिला सदस्य थी। जैसे सुचिता कृपलानी है, दुर्गाबाई है, हंसा मेहता है, ऐसी जो है 15 महिला सदस्य थी। पीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। 15 महिला सदस्य थी। कुल कितने दिन तक बैठक चली थी इसकी? कुल कितने दिन बैठकें चली है इनकी? कुल कितनी बैठकें थी और कितने दिन तक चली थी? तो कुल 11 बैठक हुई है। कुल कितनी बैठक संविधान सभा की? 11 बैठकें हुई हैं और 165 दिन चली है। 166वें दिन इसका समापन कर दिया गया। अब 2 बैठकों की हम विशेष चर्चा करेंगे, पहली बैठक और अंतिम बैठक। पहली बैठक तो हमने बता दिया, कब? 9 दिसंबर 1946। लेकिन कब तक? अरे यार अंदाजा मत लगाओ भाई। 26 नवंबर को वो सेशन को ही बैठक बोला जाता था उस समय। ये हमने पहले ही बताया। 9 दिसंबर, 13 दिसंबर, 11 दिसंबर ये बैठकें नहीं है। ये पहली बैठक का ही चरण बोला गया, तो पहली बैठक माना गया है। ठीक, तो इसकी जो पहली बैठक हुई है वो टोटल हुई है 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। अंतिम बैठक 14 जनवरी 1950 से 14 जनवरी 1950 से कब तक दीक्षा? नहीं तो 24 जनवरी 1950 तक। 24 जनवरी 1950 तक। 24 जनवरी, क्योंकि संविधान लागू हो गया, मतलब आत्मार्पित कर दिया और कुछ संशोधन आए, कुछ हो जाए, कुछ कमी बेसी रह जाए, बैठक को बर्खास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बनी नहीं। कब तक? 24 जनवरी 1950 तक। 2 सदस्य ऐसे थे जिनका चयन संविधान सभा के लिए हुआ था, लेकिन उन्होंने सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। श्वेता मैडम को अच्छे से पता है 2 का नाम। नंदनी जी आप बताइए कौन थे ये 2 सदस्य जिनका चयन हुआ था लेकिन भाग नहीं लिए थे इन्होंने? जयंत कुमार,
क्या? जयराम, जयराम थे। कौन थे? जयराम। जय से मतलब जयप्रकाश नारायण और राम से मतलब राम मनोहर लोहिया। जयराम। दो सदस्य ऐसे थे जिन्होंने मतलब संविधान सभा की सदस्यता न स्वीकार की थी, स्वीकार नहीं की थी। चयन हो गया था लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। तो वो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। अभी हमने बताया था माउंटबेटन नहीं सॉरी कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य? 389। 389। फिर हमने देखा माउंटबेटन योजना के तहत 324 और 31 दिसंबर 1947 को कितने सदस्य थे? 299। लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक जिस दिन समाप्त हुई 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्य थे? कितने सदस्य ने उपस्थित होकर उस पर हस्ताक्षर किए थे? 299 में से 284 सदस्यों ने उपस्थित होकर हस्ताक्षर कर पारित किया था। पारित किया था। ठीक, यहां तक सही है। 284 सदस्यों ने उपस्थित होकर हस्ताक्षर कर संविधान को पारित किया था। क्या हुआ था इस दिन 24 जनवरी को? 3 चीजें हुई। 3 चीजें आप बताएंगे क्या? हजारे मैडम आप बताइए। 3 चीजें हुई थी 24 जनवरी 1950 को। एक तो राष्ट्रपति का चुनाव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम राष्ट्रपति के रूप में तय हुआ था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, 3 चीजें। राष्ट्रगीत जनगणमन और सॉरी जनगणमन राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। फिर भी एक क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज कर रहा है मुझे। हेमलता इसका निराकरण बताएगी। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन सा है? तिरंगा। कितने रंग है इसमें? 4 है। मुझे लगा 3 न बोलो, 4 रंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप अभी तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आप लिखना शुरू कर गए। मैं ये पूछना चाह रहा था ये कब स्वीकार किया गया इसे? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। कब फहराया गया था इसे पहली बार? हाँ जी, पहली बार कब फहराया गया था इसे? ऑनलाइन वाले बताएं। नहीं, 26 जनवरी नहीं मैडम। बात तो एकदम पहुंचे तो सही जगह, आप लाहौर तो सही पहुंच गए आप। 31 दिसंबर 1929 मध्य रात्रि को पढ़ते ना अपन, मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर ये वाली घटना है। यहां एक क्वेश्चन भी छुपा हुआ है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर को, तो इसे लागू 26 जनवरी को क्यों किया गया? यही घटना है। 31 हाँ, कब मनाया गया था? ऑनलाइन वाले ही बताए, जो मेरे से बात कर रहा था वही बोले। स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, पूर्ण स्वाधीनता दिवस। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 1929। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था
लाहौर में। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। लिखने की जरूरत नहीं, कहानी की तरह सुनना है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और उसकी अध्यक्षता की थी एक यंग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी, और वो चाहते थे, और उसमें ये तय किया था, क्या किया था? पूर्ण स्वाधीनता की बात। वो बोल रहे थे कि आज से सब लोग अपने आप को स्वाधीन समझे। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, और इसे प्राप्त करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक विशाल जन आंदोलन भी चलाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूरे भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसीलिए जो है 26 जनवरी को एक यादगार दिवस के रूप में भारतीय संविधान को लागू किया गया, एक यादगार दिवस के रूप में, जिसे पहले ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। क्लियर हो गया एकदम? तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है ना, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। अब कुछ समितियों के बारे में पढ़ेंगे हम। संविधान सभा का निर्माण करने के लिए समितियां बनाई गई थी, तो उसमें प्रमुख समितियों की बात करेंगे। संघीय संविधान समिति, नंबर 1 संघीय संविधान समिति, और दूसरा है संघीय शक्ति समिति। 2 समितियां बता दी मैंने, कौन कौन सी? संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। इन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर हम बात करते हैं 3 समितियां और। प्रांतीय संविधान समिति, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों समिति के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब 5 समितियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके चेयरमैन कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे अधिक समितियों के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें विधि समिति, विधि समिति, वार्ता समिति, वार्ता, पहला विधि समिति, दूसरा कौन सा बताया? वार्ता समिति, तीसरा नियम समिति, नियम समिति, चौथा संचालन समिति, और 5वां राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। कौन इनके अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ समिति क्या होता है? कविता मैडम आप बता सकते हैं इसका उत्तर? तदर्थ समिति। गुड गुड। अल्पकालीन समिति, मतलब इसको बनाया, खत्म कर दिया, बस उसको उतना ही काम दिया था। और अपन ने देखा 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को स्वीकृति दे दी, और इस समिति का काम खत्म, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज पर बनी थी समिति, मतलब कम समय के लिए इसको काम
दिया गया था। क्लियर हो गया। अब है सदन समिति और इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सितार मैया। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सितार मैया। फिर एक झंडा समिति, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी झंडा समिति। और विशेष जांच समिति, विशेष जांच समिति कौन थे इसमें? कृष्णा स्वामी अय्यर। ऐसी टोटल कितनी समितियां थी? 22। हमने मुख्य समितियां लिख पाई। टोटल कितनी समितियां थी? 22 समितियां थी। उसमें से कुछ बातें हमने लिखी। गणतंत्र दिवस कहां से लिया? गणतंत्र शब्द किस संविधान से लिया है? फ्रांस के। गणतंत्र फ्रांस के संविधान से लिया है। संविधान का पिता या जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? नहीं, प्रस्तावना को नहीं कहते। यही डाउट तो दूर करने के लिए हमने क्वेश्चन दिया। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 भाग 3, अनुच्छेद 32। भाग पूछे तो 3 और अनुच्छेद पूछे तो 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और किसने कहा है ये? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अब आपका भी कहना मान लेते हैं। संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं, उद्देशिका को। संविधान की कुंजी जो है प्रस्तावना या उद्देशिका को कहते हैं। और किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। उन्होंने प्रस्तुत भी किया था उद्देश्य प्रस्ताव। क्लियर हो गया ये संविधान की कुंजी। अब आज के अंतिम कड़ी के रूप में हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब हम पढ़ने वाले हैं। संविधान के स्रोत। क्या है संविधान के स्रोत? संविधान, भारतीय संविधान के स्रोत। हाँ जी, हाँ, संविधान का स्रोत तो भारतीय जनता है, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता ही है, क्योंकि भारतीय जनता ने तो 389 सदस्यों को चुनकर भेजा था। अब सब लोग मिलकर तो संविधान नहीं बना सकते थे भीड़, तो उन्होंने बोला कि हमारे इधर से तुम चल जाओ, हमारे इधर से तुम चल जाओ। और ऐसे 389 सदस्य, और कम होते होते 299 बचे। और फिर हस्ताक्षर जिस दिन करना था उस दिन 284 बचे थे। तो भारतीय संविधान के स्रोत में यदि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। और उसके बाद एक एक हम देखेंगे। तो सबसे पहले यूएसए, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे प्रस्तावना, प्रस्तावना किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है।